मीन्स 90s के अंदर ही टूवर्ड्स 2000 के शुरू में तो कई सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम की जो थी वो बातचीत करना चाहती थी, बिकॉज दे ऑल दीज लीडर्स हैड ए फॉलोइंग ऑल्सो। तो वो मुझसे भी रिक्वेस्ट करते थे कि आप इनको किसी बहाने अपने घर ले आओ खाने पे या किसी पे, हम भी आ जाएंगे, जैसे हम से मिलने आए। इन 8th I failed, and hardly anybody fails in 8th class. You know, failure made me realize that I need to improve. And how? Which is written in the book also. I was told that you are not going to go to Srinagar this year. Whereas my brother, who is 13 years younger to me, he and my mother went. वो जो आ गया है स्ट्रेस, जो पूरी दुनिया में ही स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन हमारे आई थिंक कश्मीर वादी में और जम्मू कश्मीर स्टेट में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। Hello and welcome to Kashmir Life Interviews. I'm Khalid Bashir Gurra, and today I'm joined by a very special guest. He's a Padma Shri and Dr. B.C. Roy awardee, and he's well known internationally for being a teacher and an academician. He's a well-known, one of the top cardiologists of the country. He's Professor Dr. Upendra Koul. Dr. Koul, I welcome you to the Kashmir Life. ये जो आज के जो हमारे हार्ट अटैक्स हैं, अक्सर व बेशतर हम देखते हैं डिफरेंट एज ग्रुप्स में तो आते ही है, लाइक बीट इन आफ्टर 50s इसकी वर्नेबिलिटी और बढ़ जाती है और ख़तरा बढ़ जाता है, लेकिन यूथ में अक्सर आ जाता है, स्पेशली इन विंटर्स अगर हम देखें तो ये हार्ट अटैक्स। हाउ डू यू रियली सी दिस ऑल? I think 90% of the heart attacks can be explained by 8 or 9 risk factors. जैसा आपने पूछा और कि हार्ट अटैक्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं, वो पहले जो कि 60-65 के बाद मिलते थे, आजकल 30-40 में बहुतों को हार्ट अटैक मिलते हैं। सुबह से मैं ओपीडी में बैठा हुआ था, आई मस्ट हैव सीन एटलीस्ट 8 और 9 आउट ऑफ आई डोंट नो कितने पेशेंट देखे होंगे, 40-50 पेशेंट देखे होंगे। तो उसके अंदर कम से कम 4-5 तो मरीज़ थे जो कि 30s में थे। तो इनके कुछ वजूहात हैं, कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, और 8 या 9 रिस्क फैक्टर 90% ऑफ हार्ट अटैक को एक्सप्लेन करते हैं। और ये सब मैं जो बताऊंगा मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, वी नॉट टॉकिंग ऑफ एज और सेक्स और फैमिली हिस्ट्री, क्योंकि वो तो हम चेंज नहीं कर सकते। एक बार पैदा हो गए तो पेरेंट्स को तो नहीं चुन सकते हैं। बिल्कुल। तो इसमें है सबसे बड़ा है स्मोकिंग, जो कि आप काफ़ी देखने को मिलता है। दूसरे नंबर पे आता है वो मोटापा, ठीक। तीसरे नंबर पे आता है हाई ब्लड प्रेशर, चौथे नंबर पे आती है डायबिटीज़, पाँचवें नंबर पे आता है खून में ज़्यादा ख़राब कोलेस्ट्रॉल का होना, ट्राइग्लिसराइड्स का होना, जो कि बहुत आम है। फिर आता है कि लैक ऑफ एक्सरसाइज, इतने बाग होके एक बगीचे होके इंसान जो है आधा पौना घंटा अगर एक्सरसाइज करे हफ्ते में 5 दिन, तो वो एक प्रोटेक्शन देता है। वो काफ़ी कम लोग करते हैं। देखते हैं हम सड़कों पे सुबह घूम रहे होते हैं, लेकिन कितने घूम रहे होते हैं? आप 6 बजे 6:30 बजे तो 10-20 लोग दिखेंगे आपको। तो एक वो दिन खाने पीने की चीज़, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स अगर इंसान दिन में 3-4 बार खाया करे, 3-4 सर्विंग्स लें, 3-4 कटोरी या 3-4 बाउल्स, छोटे बाउल्स वाला लें, तो ये हार्ट अटैक को दूर करता है। वो भी हमारी वादी में, हमारे कश्मीर में हम खुशकिस्मत हैं कि इतने फ्रूट्स हैं, गलियों में बिक रहे हैं, रेड़ों पे बिक रहे हैं, लेकिन जब खाने की नौबत आती है तो मुझे नहीं लगता इतना ज़्यादा खाते हैं। और हमारा खाने पीने का ढंग जो है ना, नमक ज़्यादा लेना, नमकीन चाय दिन में 2-3 दफ़ा पीना, वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। और क्या कहते हैं, खाने के अंदर भी गोश्त थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा ही होती है। तो ये सब जो है, और सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो जो आ गया है स्ट्रेस, जो पूरी दुनिया में ही स्ट्रेस बढ़ रहा है, लेकिन हमारे आई थिंक कश्मीर वादी में और जम्मू कश्मीर स्टेट में कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है। और ये अब का नहीं, मैं बताऊंगा 85, 86, 87 तक, बिकॉज आई हैव गॉन थ्रू दैट स्टेट, ये बात नहीं थी। ये जो 1990 के बाद स्ट्रेस शुरू हुआ, जिसके अंदर की इतनी ज़्यादतियाँ हुई, हम कई बार कहते हैं कि जी पंडितों को बहुत जुल्म हुआ, लेकिन अगर आप पूरा कैलकुलेट करें तो मुस्लिम पॉपुलेशन सफ़र्ड इक्वली इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु डाइड बिकॉज ऑफ मिलिटेंसी, बहुत हैं। और उनका मतलब हलाक नहीं हुए, लेकिन
टेंशन इतनी हो गई कि 5 बजे के बाद 6 बजे के बाद सब माँ बाप दरवाजे पे खड़े हैं, बच्चा वापस आया कि नहीं आया, नौकरी से खावद आया कि नहीं आया। तो इतनी ज़्यादा जो टेंशन हो गई, घर के अंदर ही बैठना, चलना फिरने से डर, तो वो जो सारा का सारा स्ट्रेस आया, स्ट्रेस एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। और वो मैं समझूंगा वो इन बाकी 7 रिस्क फैक्टर जो मैंने बताए उनको मिला के हार्ट अटैक्स का, लाइफस्टाइल ख़राब होने का, खाने पीने के ढंग ख़राब होने का, फास्ट फूड खाने का, ये सब मिलके जो है हार्ट अटैक्स को आजकल एक लाइफस्टाइल में ये भी है सर कि एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। लाइक हमारे पास एटलीस्ट जब हम बड़े हो रहे थे 90s के किड्स, तो एटलीस्ट हमारे पास इंटरनेट या फ़ोन नहीं होता था। सो वी यूज्ड टू लाइक प्ले इन द ग्राउंड, या बाहर जाते थे, खेलते थे, कूदते थे। आजकल तो क्रिकेट भी सब फ़ोन पे ही है, सब कुछ फ़ोन पे से ही होता है। तो क्या है ये तो है ना, बिकॉज ऑफ दिस हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं। एक तो कुछ अच्छी चीज़ होती है, इंटरनेट से हम बैठे बैठे कहीं भी दुनिया के किसी कोने में सर्फ करके अपनी सारी कोई भी अखबार पढ़ सकते हैं, कोई भी रिसाला पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ख़राब चीज़ें भी देख सकते हैं जो आपको कभी कोई अलाउ नहीं करेगा। आप अपने बच्चे को या अपने छोटे भाई को देखने न देगा, वो रात को बैठ के देखेगा, तुम कैसे रोकोगे उसको ना? कुछ भी देखेगा, पॉर्न देखेगा, वो करेगा, ये करेगा। तो इसके दोनों पहलू हैं, तो इसका बैलेंस होना चाहिए। और वो बैलेंस कैसे आए मैं समझूंगा मैच्योरिटी से आएगा। मैच्योरिटी से आएगा। किसी को कहना मत देख तो वो ज़रूर देखेगा। बिल्कुल। तो उसको ये बताना कि किस चीज़ की कितने फ़ायदे हैं, किस चीज़ के क्या है, फिर बच्चे ने या लड़के ने या लड़की ने अपना आगे का क्या उसको करना है, कैसे करना है, वो उसने खुद चुनना है। माँ बाप या गाइड या टीचर तो एक डायरेक्शन दिखा सकता है। सर, I just want to know, like, how did this all begin, like your journey? Especially, I have recently read your book, When the Heart Speaks. मैं नाजरीन को भी बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो कार्डियोलॉजिस्ट है, यानी हमारे दिलों को देखते हैं, इन्होंने रिसेंटली एक बुक लॉन्च की, When the Heart Speaks, जो मेमोइर्स है अपनी ज़िंदगी के, जो तमाम इनके फ्रॉम देयर बर्थ तो अप टिल नाउ, इनने इसमें सब इन चीज़ों का जिक्र किया है। सो डॉक्टर साहब, आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम द बर्थ टू दिस present learning curve, how did this all begin? So it all was not sort of a set frame of a Bollywood movie. It just happened. It just happened that I was born in Kashmir, but my father got a job in Delhi. He went to Delhi, and that's around 47, 48. When Delhi was not a very beautiful city, it was full of refugees from Pakistan, the country which is now Pakistan, divided India. And we were staying in a small place near a mill, Birla mill, where laborers used to go. And there was hardly any place to play around and other things. On the top of it, my mother, she was always wanted me to be a good boy, so she would not allow me to mix up with those people, children who were kind of rowdies and abusive and other things. As you have, you have mentioned about it. If you go to any, slum area or a crowded area, even in Srinagar, you will find, not a very good company for upcoming children and all that. So it started like this, but all the time I was, I don't know, from my childhood, I had some kind of a big attraction for Kashmir. I knew that I am Kashmiri, and I used to look forward for those 2 months in a year when our summer vacations would come, and I would come to Kashmir. One of the reasons was my blood, my roots. Other reason was that there was a lot of space. I had cousins here, there was no cousin there. I could play with them, we move around, freedom, all kinds of, good ways of life. And in those days, today also I think it's not all over, but there was no distinction on the basis of religion. I was staying with my Masi in Kanikadal, 2 or 3 houses of Pandits and all other houses of Muslims, and we didn't even know what is Hindu, what is Muslim. And yes, my aunt used to go to a place called a temple, and their father used to go to a place called mosque. That was it.
we used to play, and I would say that people at that time were not so religious as we are now today. Okay, fine. They were not so, Friday के दिन जाके नमाज पढ़ लेते थे दिन में. Otherwise, I don't remember people breaking their work and going for namaz and all. This is good. I'm not criticizing it. I'm just saying times have changed, and that has happened all over the world. People have become more, what is called as, fundamentalists and glued to this thing and that thing. So I have grown up in that stage and was friend to everybody, and Kashmir used to attract me a lot. And in the school also, I had a mixed kind of a record. I was doing well for a few classes, and then in 8th I failed, and hardly anybody fails in 8th class. I failed. I had fallen into a bad company, and there also what happened that I used to bunk my class and borrow some money. There was a movie called Jungly. I don't know whether you ever heard of it. Shami Kapoor's, he was the actor in that. He was the hero, and I think Saira Banu or somebody was the heroine. And it was all shot in Kashmir. So it was Kashmir, the meadows of Gulmarg, the flowing waters of Pahalgam and all that, which I saw 4 times in a month. 4 times in a month, and all after bunking classes, because my parents won't take me to any movie. They thought going to movies is bad company, except they took me to a movie called Mughal-e-Azam, which was a classic movie to Golcha cinema and all that. But that was my childhood, and that failure made me realize that I need to improve. And how? Which is written in the book also. I was told that you are not going to go to Srinagar this year. Whereas my brother, who is 13 years younger to me, he and my mother went. Yeah, it was a punishment to you. It was a punishment. So I said, this is a punishment to me. I must take cognizance of that. I started studying, and then I started getting better marks. I was not a topper in higher secondary or something like that, but I got enough marks to get into a reasonably good college, and finally got an admission in the 2nd or 3rd list of MBBS in Maulana Azad Medical College, and there became my journey as a doctor. So earlier part of journey was not fabulous or something like that. I was not a Doon school guy or having one Rhodes Scholar and all that. I was not a debater. I was a shy guy. So it just happened. हार्ट अटैक्स के हवाले से एक मतलब एक कन्वेंशनल जैसे सवाल है, लेकिन मैं जानना चाहूँगा कि एक हम कैसे पहले ही एक सिम्टम को जान सके कि नहीं हार्ट अटैक का तो ख़तरा है भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं है. लाइक अक्सर आपने अभी कहा कि लाइक हमारे यहाँ पर जो साइको सोशल प्रॉब्लम्स है या साइको सोशल स्ट्रेस है, तो इस वजह से भी हम कभी हमारा जहन मुंतशिर होता है, हमारा जो दिल है उसकी धड़कनें बढ़ जाती है, पैनिक अटैक्स आ जाते हैं. तो कभी ये जो लाइन है एक साइकेट्री और इस कार्डियोलॉजी में, तो कैसे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हार्ट अटैक की रिकग्निशन तो होनी ही चाहिए. तो हमें अपने सारे जो भी सुन रहे हैं इस वक्त या जिनके पास भी आप इंफॉर्मेशन देना चाहिए, उनको सबको हार्ट अटैक के जो सिम्टम्स हैं तो पता होने चाहिए. और स्पेशली ऐसे लोगों को जिनको कि रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे मैंने अभी 8-9 रिस्क फैक्टर गिनाए, जिनको कि 2-3 रिस्क फैक्टर हैं, तो उनको और सबको पता होना चाहिए कि हार्ट अटैक का कॉमनेस्ट सिम्टम क्या होता है. कॉमनेस्ट सिम्टम होता है कि अनईजीनेस इन द चेस्ट. वो दर्द नहीं होता, कई बार अनईजीनेस ऑफ चेस्ट, जो कि इंसान डिस्क्राइब नहीं कर सकता. घबराहट सेंटर ऑफ द चेस्ट और ऑफ द लेफ्ट साइड ऑफ द चेस्ट और राइट साइड ऑफ द चेस्ट, साथ में पसीना आना एकदम से, कोई वजह नहीं पसीना आने की, एकदम से क्या कहते हैं उल्टियाँ आ जाने शुरू करना. तो ऐसे इंसान को जल्दी से जल्दी अपना एक ईसीजी करा लेना चाहिए, क्योंकि ईसीजी सबसे सिंपल तरीका है हार्ट अटैक को डायग्नोस करने का. और अगर वो विदिन 15-20 मिनट के अंदर अपना ईसीजी करवा ले, जो कि शहरों में तो आसान है, हाँ गांव में भी हेल्थ सेंटर्स के अंदर ईसीजी होते हैं, तो अपना ईसीजी कराए, जो कि टेल पिक्चर बताता है हार्ट अटैक की. और आजकल तो ईसीजी के अंदर वो ऊपर लिखा हुआ भी आता है, बिकॉज इट्स कंप्यूटराइज्ड, उसमें आता भी है सस्पेक्ट
हार्ट अटैक और एंटीमायोकार्डियल इन्फार्क्शन, और वो किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और उसके बाद अगर हार्ट अटैक है और उसमें काफ़ी शक है तो जल्दी से जल्दी ऐसी फैसिलिटी में जाना चाहिए जहाँ पे कि मॉनिटरिंग की फैसिलिटी हो, ईसीजी मॉनिटरिंग हो, क्योंकि हार्ट अटैक में रिदम ख़राब हो जाती है और पहले घंटे के अंदर जो है कम से कम 10-15% मौतें तो उसमें हो सकती हैं। लेकिन उसके बाद जल्दी से जल्दी उसका इलाज होना चाहिए, क्योंकि हार्ट अटैक का बेसिक रीज़न जो होता है दिल की एक नस में सडनली ब्लड क्लॉट बन जाता है। वहाँ पे पहले थोड़ी डिज़ीज़ होती है, उसी पे क्लॉट बन जाता है, तो उसको कुछ दवाइयों के ज़रिए भी, जिसको कि क्लॉट बस्टर इंजेक्शंस कहते हैं, वो दे के 60-70% लोगों का तो क्लॉट डिज़ोल्व हो सकता है। और उसके बाद क्लॉट डिज़ोल्व हो गया तो ईसीजी ठीक हो जाती है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट कम होता है। लेकिन अगले 24 घंटे के अंदर जो मरीज़ ठीक भी हो गया उसको एंजियोग्राफी करानी चाहिए, क्योंकि यूजुअली उसके अंदर पार्शल ब्लॉक होता है, वो फिर से उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये तो हो गया हार्ट अटैक का इलाज। उसके बाद तो जब वो हॉस्पिटल जाएगा तो डॉक्टर बताएगा क्या क्या दवाइयाँ देनी है, क्या करना है, उस पर अमल करना चाहिए। फिर होते हैं जो आप बता रहे थे पैनिक अटैक। पैनिक अटैक होता है कि उसको लगा कि मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, लेकिन अगर उसकी इन्वेस्टिगेशन करे, ईसीजी नॉर्मल है लेकिन तो भी बार बार हो रहा है, तो भी डॉक्टर के पास जाके उसका इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, स्ट्रेस टेस्ट हो सकता है, स्ट्रेस इको हो सकता है, सीटी एंजियो हो सकता है, बहुत सारे टेस्ट हो सकते हैं। और कई बार कुछ मिमिकर्स होते हैं, पेट में गैस की वजह से या गॉल ब्लैडर की स्टोन की वजह से, या कई बार मौसम बदलने के वक्त हड्डी जो होती है चेस्ट वॉल, उसमें सूजन आ जाती है तो दर्द होती है। तो हर चेस्ट पेन जो है हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन हमेशा हार्ट अटैक को बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अगर हार्ट अटैक है और उसका जल्दी डायग्नोसिस नहीं हो तो प्रॉब्लम, और इंसान जो है उसकी मोर्टेलिटी ज़्यादा हो जाती है, और अगर ठीक भी हो जाए तो हार्ट का मसल वीक हो जाता है। लेकिन अगर और वजह हैं तो उसको हम धीरे धीरे इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं अगले 4-5 दिन के अंदर। ठीक। मैं आपको बताता चलूँ कि डॉक्टर साहब जो है इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि आई वॉज द फर्स्ट क्वालिफाइड कार्डियोलॉजिस्ट ऑफ कश्मीर ओरिजिन। तो डॉक्टर साहब तब से आप अब तक आपको क्या लगता है कि लाइक हाउ हैज़ कार्डियोलॉजी दिस फील्ड इवॉल्व्ड स्पेशली इन कश्मीर? आई थिंक बहुत अच्छा इवॉल्वेशन हुआ है। मैं 1978 में किया है। डीएम कार्डियोलॉजी होता है, उन दिनों डीएम कार्डियोलॉजी बहुत गिने चुने जगहों में ही होती थी। तो उसके बाद से तो बहुत सारे स्टेट्स में शुरू हुआ, स्किम्स बना, स्किम्स के अंदर कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट था, इसको भी काफ़ी साल हो गए हैं। आई थिंक 78-79 उन्हीं दिनों में स्किम्स बना थे, क्योंकि मुझे याद है मैं उन दिनों जो चीफ मिनिस्टर होते थे शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब, उनके पास भी गया था कि मैं पहला कश्मीरी कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, मुझे इसके अंदर आप रखिए। तो फिर आप उसके बाद रहे वहाँ? हाँ, नहीं उन्होंने कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया नहीं, अब छोड़ो उस बात को। ऐसा मलाल है उनसे आपका? मलाल है या नहीं है उससे कुछ फर्क नहीं। इज अ वेरी नाइस, वेरी पॉपुलर लीडर दैट टाइम। फॉर सम रीज़न ही डिड नॉट एनकरेज इट, दैट्स ओके। लेकिन डिपार्टमेंट तो बना और उसमें हमारे कई स्टूडेंट्स गए, कईयों को मैंने ट्रेन किया। मैं स्किम्स आके एंजियोप्लास्टी के डिफ़िकल्ट एंजियोप्लास्टी सिखाने भी आया, बहुत बार आया। और कई डॉक्टर जो हैं दिल्ली भी आए, इसमें जैसे खुर्शीद असलम साहब हैं वो दिल्ली आए हमारे सेंटर में, खुर्शीद इकबाल साहब आए। तो कई नाम हैं जो कि हमारे बिल्कुल भाइयों जैसे रिश्ते हैं, और कोई ऐसा नहीं कि वो ज़्यादा है। कोई नेचुरली जो अब नई नई जनरेशन आएगी वो नए नए टेक्निक्स करेगी, तो उनको इनकरेज करते हैं, हम भी इनकरेज करते हैं। और अब हम दूसरी लाइन में निकले, एंजियोप्लास्टी तो करते ही हैं, लेकिन हमने सोचा कि अपना जो है कम्युनिटी को, कश्मीर को कुछ लेट मी गिव बैक। तो हमने टेलीमेडिसिन सिस्टम शुरू किए, हमने दूर दराज इलाकों में किए, मत्सिल में लगाया हुआ है जो कि 4-5 महीने कट ऑफ हो जाता है। कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में मत्सिल है, ऑन द LOC एक जगह। फिर हमने जम्मू में, जहाँ की ये कश्मीरी पंडित माइग्रेंट्स का एक वो है, क्या कहते हैं, कॉलोनी है जगती में, वहाँ एक लगाया। फिर है कि हमने अभी हॉल में, हॉल गांव जो है पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में, वह
हमारी एंसेस्ट्रेज वहीं से है। बिल्कुल, शुपिया। शोपियन, पुलवामा इज़ बिटवीन पुलवामा एंड शोपियन, इट कम्स इन डिस्ट्रिक्ट पुलवामा। तो वहाँ पर हमने लगाया और उसको हमने पूरा फुली इक्विप किया। कई बड़ी वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के CSR मनी से हमने लगाया और वो पूरा तैयार है। वो कल मैंने वहाँ पे इनॉग्रल OPD करी थी, कम से कम 40-50 मरीज़ों को देखा। और अब वहाँ पे हमने DC साहब से अपील करी है, बशीरुल हक साहब से, पुलवामा के जो DC हैं, कि हमको कुछ ज़मीन दें वहाँ पे, तो थोड़ा हॉस्पिटल बनाए। तो ये वर्क इन प्रोग्रेस है। और वहाँ के लोग जो है वो मुझे बिल्कुल, जब आते हैं पूरा हक से आते हैं कि ऐसे पुलवामा, ऐसे शुपियन, ऐसे राजपुर है। तो मुझे भी खुश होता है, देखो हम अपने एरिया में आए हुए हैं और कोई किसी को गिला नहीं, मुझे कोई गिला नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। You have contributed a lot to the soil as मैं इस किताब के थ्रू जा रहा था। तो आगे बढ़ते हैं सर, आप अहम चीज़ की तरफ जो डॉक्टर साहब इशारा करते हैं इस किताब में, वो है स्टंट्स के हवाले से। जो स्टंट हम अक्सर किसी हार्ट पेशेंट में लगाते हैं, तो उसमें एक एथिकल प्रैक्टिस का जिक्र किया है। तो वो क्या मसला है कि लाइक अक्सर जो कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स होते हैं या एक बिज़नेस इसको बना दिया गया, तो बहुत सारों में तो वो लाइक कहते हैं, डॉक्टर साहब ने लिखा है कि नहीं डाला गया था। तो डॉक्टर साहब क्या है ये हर चीज़ में, हर प्रोफेशन में ऐसी चीज़ें होती हैं। लालच में आ जाता है इंसान। कोई नया डॉक्टर अच्छे किसी बड़े कॉरपोरेट हॉस्पिटल में ज्वाइन करने जाता है, उससे सबसे पहले अनफॉर्चुनेटली सवाल यही पूछा जाता है कि तुम 1 महीने में कितनी एंजियोप्लास्टियाँ करोगे। तो वो भी बढ़ा चढ़ा के फिगर देता है। वो कहता है जी मैं 40 करूँगा 1 महीने में। तो वो कहते हैं अच्छा, तब 40 करूँगा, मुझे इतने एमॉल्यूमेंट चाहिए। वो मान जाते हैं। उसके बाद जब दिन गुजरते हैं तो एंजियोप्लास्टी के मरीज़ इतने तो है नहीं, सर पेड़ों पर तो उग नहीं रहे। तो उसको फिर क्या होता है, जब भी कोई एंजियो देखता है उसमें 5% या 20% का ब्लॉक भी हो, उसको नज़र आने लगता है कि ये तो बड़ा ठीक टाइट ब्लॉक है शायद। अच्छा। तो उसको कहते हैं ऑक्यूलो स्टेनोटिक रिफ्लेक्स। वो रिफ्लेक्स सा बन जाता है। तो वो अनइंडिकेटेड आर्टरीज़ में भी कभी कभी, मैं नहीं कहता कि सब करते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे, कई ऐसे क्या कहते हैं मिसालें हैं जहाँ की बिना इंडिकेशन के एंजियोप्लास्टीज हुई हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि एक ऑडिट होना चाहिए हॉस्पिटल्स का, गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट, स्पेशली प्राइवेट जहाँ पे कि इंसेंटिव ज़्यादा होते हैं, कि एक टीम ऑफ डॉक्टर्स जाए और कहे भी पिछले 3 महीने के जो एंजियोप्लास्टियाँ हुई वो रख दो CD यहाँ पे, और उसमें से चुने एट रैंडम और देखें और अपनी रिपोर्ट दें। तो उससे जो होता है कि जब ऐसे ऑडिट होंगे तो करने वाले भी खबरदार हो जाएंगे कि हमारा ऑडिट हो सकता है, और उससे जो है गुड एथिकल प्रैक्टिस आती है। क्योंकि एथिकल प्रैक्टिस इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इफ़ वन हैज़ टू डू गुड टू द पीपल। आप स्टेंट जहाँ ज़रूरत ही नहीं है वहाँ लगा दें। हालांकि स्टेंट्स आजकल काफ़ी सेफ़ हैं, लेकिन स्टेंट के साथ कॉम्प्लिकेशंस भी तो होती हैं ना। स्टेंट बंद भी हो जाती है, उसके बाद आपको खून पतला करने की दवाइयाँ साल तक देनी होती हैं। कईयों को ब्लीडिंग हो जाती है, कईयों को कुछ होता है। और जैसे कि मैंने इसमें लिखा है कि एक जनाब आली डॉक्टर ने किसी एक पार्ट ऑफ द कंट्री के अंदर एंजियोप्लास्टी करी, उसका स्टेंट लगाया। वहाँ के टेक्नीशियंस ने शिकायत कर दी कि उनको पता है किसने स्टेंट लगाया, नहीं क्या लैब में उन्होंने बता दिया, किसी तरह से मरीज़ को खबर पहुँच गई कि स्टेंट नहीं लगाया। तो ये खबर लीक हो गई लैब से। उसने पहले तो हश करा दिया, सारे रिकॉर्ड हटा दिए अस्पताल के। उसके बाद उसने पुलिस में कंप्लेंट करी, पुलिस ने कुछ 420 या कुछ केस बनाया। फिर गवर्नमेंट, उस स्टेट की गवर्नमेंट ने मुझको वो केस रेफ़र किया। फिर मैंने, कई तरीके होते हैं देखने के स्टेंट है कि नहीं, हम आर्टरी के अंदर जाके भी जैसे इको करते हैं, इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड कैथेटर डाल के देखते हैं, उसमें था नहीं। और उन दिनों डिज़ोल्व होने वाले स्टेंट कुछ आए थे बीच में, वो तो थे ही नहीं। तो पकड़ा गया, लेकिन पकड़े जाने के बाद भी उस पर कोई सज़ा नहीं मिली उसे, वो वहाँ से भी छूट गया। सो इट्स कमिंग फ्रॉम टॉप डाउन। ऊपर से रिश्ते हों आपके तो सब चलता है।
हमने अभी तक जिक्र किया कि हार्ट अटैक के बारे में, हार्ट अटैक के सिम्टम्स के बारे में, और प्रिवेंशन से अगर हम बताएं, मतलब व्हाट कैन बी द लाइक प्रिवेंटिव केयर्स की जो हम ले सकते हैं। नाउ डॉक्टर साहब, आपकी किताब पर आते हैं जो मतलब बेहद ही लाइक वेरी इंटरेस्टिंग है। लाइक आई कैन इसको देख सकते हैं कि एक MBBS स्टूडेंट की एक जर्नी है, लेकिन फिर एक आप कहते हैं इसमें कि एक डार्क एरा इन कश्मीर वैली। तो इस चैप्टर में आप थोड़ा सा जिक्र कीजिए इसका, लाइक डार्क एरा इज द पीरियड ऑफ 1990s एंड दैट इज़ द फर्स्ट टाइम जबकि मैं 7 साल तक कश्मीर नहीं आया। उन दिनों हालत ऐसी थी कि यहाँ ही से लोग भाग के जाते थे, हर मज़हब के, ऐसा नहीं कि कोई हिंदू ही भागे। और यहाँ आना तो डरते थे लोग आने में, कहाँ जाएगा। और मेरा तो घर भी नहीं था यहाँ पे तब, क्योंकि माय फादर हैड माइग्रेटेड लॉन्ग बैक। तो अब तो मैंने घर वर भी बनाया है। तो दैट इरा वाज रियली वेरी बैड इरा। और उसमें क्यों हुआ, हमारे पड़ोसी मुल्क ने उसमें क्या कहते हैं कंट्रीब्यूट कितना किया, ये तो मीन्स इंक्वायरीज ने सब बताया हुआ है। तो लेकिन दैट वाज रियली ए डार्क एरा, बिकॉज कश्मीर में भाईचारा हर मज़हब के लोगों का जो है मिसाल थी हमेशा। कोई इन चीज़ों में मतलब इतनी अहमियत नहीं देता था, लेकिन उन दिनों में जो चीज़ें हुई तो वो काफ़ी ख़राब चीज़ें हुई, जो कि बाद में धीरे धीरे सुधर गई। तो उसी डार्क इरा के अंदर यहाँ पे कई जमातें निकलीं। और इज़ इंटरेस्टिंग कि एज ए कार्डियोलॉजिस्ट, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी ए कार्डियोलॉजिस्ट दैट टाइम, और जो उन दिनों के सेपरेटिस्ट थे, ऑलमोस्ट एवरीबडी आई हैव ट्रीटेड। ऑलमोस्ट आई हैव ट्रीटेड। इस किताब में नहीं है वो, क्योंकि मुझे कहा गया वो मत लिखो। अच्छा, ठीक। तो ठीक है, तो सबको जो भी आप नाम लो आपके दिमाग में आता है सबको ट्रीट किया हुआ है। एवरी सेपरेटिस्ट इन कश्मीर, मोस्ट ऑफ देम आर ट्रीटेड। आजकल अभी आधे कुछ लोग जेल में हैं, कुछ हैं तो अभी जेल में भी होते हैं, तो वहाँ के जेलर उनसे मेरी बात कराते हैं इलाज के बारे में। मेरे कुछ मतलब नहीं था एज ए पेशेंट डॉक्टर कभी उनसे साथ गुफ्तगू करना, आप ये क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मेरा वो मतलब नहीं था। मेरी रिलेशनशिप डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप होती थी। और इनफैक्ट कईयों के साथ तो जब वो सब कोई मीन्स 90s के अंदर ही टूवर्ड्स 2000 के शुरू में, तो कई उन सेपरेटिस्ट लीडर्स के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस टाइम की जो थी वो बातचीत करना चाहती थी, बिकॉज दे ऑल दीज लीडर्स हैड ए फॉलोइंग ऑल्सो। तो वो मुझसे भी रिक्वेस्ट करते थे कि आप इनको किसी बहाने अपने घर ले आओ, खाने पे या किसी पे हम भी आ जाएंगे, जैसे हम से मिलने आए। तो वो चीज़ें थी। तो दिस इज़ लाइक ए पेंडुलम, तो चलता रहा है। और फ्रॉम एवरी वॉक ऑफ लाइफ के जो पेशेंट्स है, चाहे वो कश्मीर का एक आम आदमी हो से लेकर हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म तक, हर एक से इनकी मुलाकात क्या इन्होंने ट्रीट भी किया है। जैसे मैंने कहा कोई रिलेशनशिप तो थी नहीं, एज ए पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप थी, क्योंकि उस चक्कर में मैं बिकॉज यू हैव ट्रीटेड आल्सो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस ऑफ कश्मीर, स्पेशली आप मुफ्ती साहब का जिक्र मुफ्ती साहब के साथ तो बहुत ही घरेलू वो थे। उन्होंने ही मुझको जब 90s के अंदर वापस यहाँ लाया, कहा आपको ओपीडी करनी चाहिए यहाँ पे। अच्छा, मुफ्ती साहब ने आपको यहाँ, मुफ्ती साहब ने मुझे कहा कि ओपीडी करनी चाहिए आपको यहाँ, जब वो चीफ मिनिस्टर थे। तो उन्होंने ये जो है गवर्नमेंट ये कश्मीर नर्सिंग होम गुपकार रोड पे, तो उन दिनों कुछ नहीं होता था वहाँ पे, उसका भी कुछ डिस्प्यूट था शेख फैमिली का, उसका कुछ डिस्प्यूट था, मुझे डिटेल नहीं पता, बट मैंने वहाँ ओपीडी शुरू करी। और उसके बाद उन्होंने काफ़ी मुझको मदद करी। दिल्ली आते थे तो मेरे घर आते थे, और फिर उन्होंने कहा तुम यहाँ रहने क्यों नहीं आते। फिर मियाँ अल्ताफ़ साहब और उनके फादर मियाँ बशीर कंगन के जो हैं, जो कि गुजर्स वगैरह के तो बिल्कुल पैगंबर हैं, तो वो भी जो हैं हमारे बहुत करीब हुए। मैंने एक चैप्टर लिखा हुआ है मियाँ बशीर के ऊपर। तो वो सब मिल के इतने अच्छे रिश्ते हो गए थे, ऑल वेरी नाइस पीपल, और खुदा दोस्त लोग थे। और हम लोगों की क्योंकि मुझे लगता है कि मिजाज मिलते जुलते थे, तो बहुत दोस्ती रही। और
अल्ताफ़ साहब ने यहाँ पे जो जहाँ मैं अब घर बनाया है 2013 में घर बनाया है मैंने इधर एयरपोर्ट के पास ही, तो वहाँ की जो ज़मीन वगैरह है वो उन्होंने ही सिलेक्ट करी और पहला जो किस्त था उसको उन्होंने अपनी जेब से दिया क्योंकि वो बेच रहा था, कोई वो नहीं रुकता। ठीक। तो ऐसे रिश्तेदार रहे हैं, तो मैं तो कहूँगा वो हमारे ब्लड रिलेशन से ज़्यादा प्यारे हैं मुझे। इसमें जो अभी आपने कहा घर का जिक्र, तो मैंने ये भी पढ़ा कि आपकी जो मदर है उनको बहुत शौक़ था कि वो वापस अपने घर वापस आए, जैसा कि अभी भी इस टाइम मोस्ट ऑफ द कश्मीरी पंडित्स हैं उनको लाइक एक डिज़ायर है, यर्निंग है और मतलब जस्टिफाइड है कि किसी का भी घर हो दे वांट टू गो बैक टू देयर रूट्स। इसी तरीके से जो आपकी मदर थे वो भी वापस घर आना चाहती थी, लाइक वो ख्वाब पूरा हो गया बिकॉज ख्वाब पूरा हो गया, बट अनफॉर्चुनेटली उनके जाने के बाद वो हमेशा कहती रहती थी अपने एंड के जो कुछ 1-2 साल थे वो शाम को बैठ के, मैं शाम ही को मैं उनके साथ होता, दिन में तो मैं काम पर जाता था, तो टीवी कशुर चैनल जो होती थी वो देखती रहती थी, तो उसमें वही कहती थी आहिस्ते आहिस्ते पुरन कशीर, दिस वर द लैंग्वेज कश्मीरी, मतलब छोटा सा घर होना चाहिए। तो वही दिमाग में था, तो वही सोच के मैंने उन्हीं के नाम पे जो छोटा सा घर बनाया हुआ है यहाँ पे, उन्हीं के नाम पे गौरी मंजिल से उसका नाम रखा हुआ है। तो लेकिन वो उनके जाने के 2 साल बाद बन पाया। तो लेकिन जब हम वहाँ जाते हैं तो लगता है कि उनके पास बैठे हुए हैं अंदर कमरे। डॉक्टर साहब फिर वहीं से आपने सोचा कि कुछ एक लार्जर कंटेक्स्ट में किया जाए, तो क्या फिर जब मेरे यहाँ आने के जो हैं ओकेजन्स बढ़ते गए और हमेशा मेरा जो मन था वो कश्मीर और कश्मीरी के साथ लगा हुआ था, तो मैंने कहा सिर्फ इससे नहीं कुछ करना चाहिए। तो फिर हमने कैंप शुरू किए और वो कैंप डिस्ट्रिक्ट्स में जा जाके ना दूर दराजा हम कुपवारा गए, मत्सिल गए, बड़गाम गए, बानिहाल गए, और ऐसी ऐसी जगह आपने नाम नहीं सुना होगा, रिंग जबल एक जगह है बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही दूर पेरीफ्री पे, उधर गए। तो वहाँ पे पता चला कि क्या क्या ज़रूरतें हैं। फिर सिर्फ हमने सोचा कि नो हार्ट अटैक मिशन के लेक्चर देने से ही सिर्फ फ़ायदा नहीं है, कुछ करके भी रखना है। तब भी फिर हमने टेलीमेडिसिन यूनिट्स लगाए, हॉल में ये जो सेंटर है वो खोला कि आप लोगों को जो सलाह देते हो ये करो, उनको जो बीमार हैं उनको कुछ करने की फैसिलिटी भी तो बना के दो ना। ठीक। और हम नहीं क्लेम करते कि हम डुप्लिकेट कर रहे हैं कोई गवर्नमेंट का काम, लेकिन जो है कुछ तो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और एडिंग टू देयर फैसिलिटी, जैसे कि हॉल की फैसिलिटी है, इट इज़ एडिंग। उस एरिया में पूरे पुलवामा, शोपियान, कुलगाम 3 डिस्ट्रिक्ट्स के जो है ना ऐसी फैसिलिटी है नहीं। उनको सब कुछ श्रीनगर आके स्कीम्स या SMH से शीरीन बाग आना पड़े, कहाँ से कहाँ आएंगे, कितनी लाइन में रहेंगे, फिर वापस जाएंगे। तो मुझे लगता है कि लोग खुश हैं, और लोग खुश हैं, जैसे मैंने बताया आज मेरे से मिलते हैं तो अपना हक जताते हैं, मैं बहुत खुश होता हूँ। आपको क्या लगता है कि लाइक हाउ मच इट इज़ इम्पोर्टेंट कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना चाहिए कि फैसिलिटी टू टेक दीज एट फॉर ऑफ प्लेसेस? नहीं, करता ही है गवर्नमेंट, तो अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर ही रहा है, और मैं यही समझता हूँ कि पीपल्स गवर्नमेंट आए तो ज़्यादा इंटरेक्शन होगा। अभी जैसे है कि अभी जो है हमारे यहाँ जो वो है एडमिनिस्ट्रेशन है, तो उसका लोगों के साथ मिलना जुलना उतना नहीं होगा क्योंकि उनकी लैंग्वेज अलग है, वो कुछ टाइम के लिए अपना काम करने आए हुए हैं। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों के चुने हुए नुमाइंदे आएंगे तो उन पे जाके अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स बताएंगे, तो इंशाल्लाह मुझे लगता है होगा, इस साल होगा, अगले साल होगा, बट दैट इज़ द वे इट हैज़ टू गो। डॉक्टर साहब, फाइनली मैं आपसे जानना चाहूँगा, इस बुक में आपने लिखा है आपके विजिट्स टू हमारे 2 अहम पड़ोसी चाइना एंड पाकिस्तान। सो क्या थे, व्हाट वर द टेक अवेज फ्रॉम दोज विजिट्स, लाइक आपके मुलाकात वहाँ? टेक अवेज ऐसे हैं कि पाकिस्तान का तो ज़्यादा पता है मुझे क्योंकि बोली एक ही है। चाइना में तो सिर्फ जो अंग्रेज़ी बोल सकता था तर्जुमान के साथ जा सकते थे, लेकिन पाकिस्तान में तो हम एक ही बोली बोलते हैं, एक ही खाने खाते हैं, एंड दे वेलकम अस। वो आते कभी यहाँ भी आए उनके लोग, हम उनको वेलकम करते हैं, तो बहुत ही प्लेजेंट हो रही याद हैं वो पूरी विज़िट्स, और मैं फिर जाना चाहता हूँ। अनफॉर्चुनेटली 2014 के बाद हो नहीं पाया, रिश्ते ठीक नहीं रहे, कोविड आ गया, और अभी मुझे फिर कुछ इन्विटेशंस आ रहे हैं,
तो इंशाल्लाह जाऊंगा, बिकॉज वो अपना घर जैसा ही तो लगता है ना, उसमें कोई फ़र्क नहीं लगती, कोई फ़र्क नहीं लगती। ठीक। Thank you so much, Dr. Safa, speaking to us. It was a pleasure meeting you. Thank you so much. थैंक यू।